तो सबसे पहले यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इसकी बात करें तो क्या है मानव विकास। देखिए, मानव अपनी प्रारंभिक अवस्था में क्या था। अगर आपने हमारे अतीत के बारे में सुना होगा तो यही सुना होगा कि मानव एक टाइम पर बंदर था, या हम बंदर की संतति है इसके बारे में आपने सुना होगा। वो बंदर से कैसे उसका विकास हुआ और कैसे वो चरणों तक चढ़ा। देखिए, वो एक बात है, वो इतिहास के पहलुओं तक ही जारी रहती है कि ऐसे हमारा विकास हुआ। मानव हम उन्हीं प्रजातियों से बने हुए हैं। वो एक वैज्ञानिक गतिविधियां है, वो इतिहास में हमें पढ़ने को मिलती है। कैसे मानव ने पहिए का आविष्कार किया, या कैसे मानव ने जो आग की खोज की, कैसे मानव ने कार्यों को करना सीखा, कृषि करनी सीखी। हम ये सब चीजें जो है इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं विकास क्या है। ठीक है, विकास की बात करें तो विकास गुणात्मक परिवर्तनों का अध्ययन है। इसका अध्ययन है गुणात्मक गुणात्मक परिवर्तनों का अध्ययन है। देख, सबसे पहले विकास के बारे में हम देखें तो गुणात्मक परिवर्तन होता है, वो कहलाता है विकास। ठीक है, और विकास कब तक नहीं हो सकता, जब तक वर्तमान दशाओं में सुधार देखने को नहीं मिलता है। विकास कब तक नहीं हो सकता, जब तक वर्तमान दशाओं में सुधार देखने को नहीं मिलता है। और विकास का जो मूल्य होता है वो सापेक्ष होता है। विकास का मूल्य वो भी सापेक्ष होता है। तो देखिए, किसे कहते हैं विकास। विकास का तात्पर्य गुणात्मक परिवर्तन से होता है। गुणात्मक परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, व्यक्ति के जीवन में जो परिवर्तन आते हैं, व्यक्ति के जीवन में जो परिवर्तन आते हैं, उनके गुणों में, उनके विचारों में क्या परिवर्तन आते हैं, उसके आधार पर उसका विकास माना जाता है। ठीक है, मान लीजिए आप पैदा हुए हो, पैदा होने के बाद में आपको उचित शिक्षा मिली है, आपको पढ़ाया गया, समाज के बारे में बताया गया, हर चीज के बारे में आपको, पहलुओं के बारे में आपको समझाया गया। एक व्यक्ति है जो शिक्षित है और दूसरा व्यक्ति है जो बिना पढ़ा लिखा हुआ है। तो दोनों में आप आराम से ये पहचान कर जाओगे कि कौन सा व्यक्ति शिक्षित है, पढ़ा लिखा हुआ है, और कौन सा व्यक्ति अशिक्षित है, कम पढ़ा लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि उनके विकास के आधार पर, उनकी बात करने, उनके विचारों के आधार पर आप देखोगे, उनके गुणों के आधार पर आप देखोगे कि इन दोनों का विकास है वो कितना है। ठीक है, तो गुणात्मक परिवर्तन से है और इसका मूल्य सापेक्ष होता है। ठीक है, अर्थात विकास कब तक नहीं हो सकता। अगर विकास की बात करें तो कब तक नहीं हो सकता ये विकास, जब तक वर्तमान दशाओं में परिवर्तन ना हो, वर्तमान दशाएं बदली नहीं जा सकती, तब तक विकास नहीं हो सकता। दूसरी चीज है वृद्धि। हम अक्सर विकास और वृद्धि को एक ही पहलू में लेते हैं कि ये दोनों चीजें एक ही है, विकास और वृद्धि में विशेष कोई अंतर नहीं है। हम मानते विकास का मतलब भी स्तर बढ़ना और वृद्धि का मतलब भी स्तर बढ़ना। जैसे मान लीजिए एक पौधा है, वो जैसे हम छोटा पौधा बाते हैं, उसके बाद में वो जैसे वृद्धि करता है तो हम उसकी विकास कहते हैं। लेकिन वृद्धि और विकास में कितना अंतर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। विकास क्या बोलता है, गुणात्मक परिवर्तन, जब तक वर्तमान दशाओं में सुधार नहीं हो तब तक विकास नहीं हो सकता। वृद्धि कहती है कि ये मात्रात्मक होती है, वृद्धि है मात्रात्मक होती है, अर्थात वृद्धि को मापा जा सकता है। और वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही हो सकती है। ठीक है, वृद्धि मात्रात्मक होती है, ठीक है, जो मापी जा सकती है, मात्रात्मक होती है, मापी जा सकती है। इसमें गुणात्मक परिवर्तन, सॉरी, धनात्मक और ऋणात्मक परिवर्तन दोनों ही देखने को मिल सकते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। अब एक अपने पाकिस्तान के डॉक्टर महबूब उल हक है, जिन्होंने मानव विकास की संकल्पना है उसका प्रतिपादन किया है। ठीक है, अब ये क्या बताते हैं मानव विकास के बारे में, ये कहते हैं कि मानव विकास से तात्पर्य ऐसे विकास से है, मानव विकास से तात्पर्य ऐसे विकास से है जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है। ठीक है, लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है, वह उनके जीवन में सुधार लाता है। डॉक्टर महबूब उल हक, कई बार प्रश्न आता है, डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार मानव विकास को परिभाषित कीजिए, क्या कहते हैं। देखिए, बहुत इजी सी परिभाषा इन्होंने दी है कि मानव विकास ऐसा विकास है जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता हो। ठीक है, जब इंसान के पास कार्य करने के, संसाधन के अलग अलग विकल्प होंगे तो वह मानव है, उसकी स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है। तो इसने क्या बताया, लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना और उनके जीवन में सुधार लाना। ठीक है, उनके जीवन में सुधार लाना, ये क्या है, मानव विकास है। तो डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार मानव विकास क्या है, मानव विकास से तात्पर्य ऐसे विकास से है जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता हो, लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता हो और उनके जीवन में सुधार लाता हो।
अब हम बात करेंगे मानव विकास के स्तंभों की। स्तंभों के मतलब यानी कौन से वे आधार हो सकते हैं जिनके आधार पर मानव विकास देखने को मिल सकता है, यानी कौन से वे आधार माने गए हैं जिनके अनुसार हम माने कि मानव विकास हो सकता है। तो सबसे पहला आधार माना गया है इसमें समता को, और समता का सीधा सा मतलब हुआ समानता से। किससे मतलब हुआ? समानता। यानी कि उपलब्ध जो अवसर है, अवसर या संसाधनों के अवसर मान लीजिए, आर्थिक अवसर मान लीजिए, उन तक सभी लोगों की पहुंच से। ठीक है, देखिए समता का आशय है कि लोगों को उपलब्ध अवसरों की समानता मिलनी चाहिए। जो उपलब्ध अवसर है, फिर वो चाहे प्रकृति द्वारा हो और चाहे वो मानव द्वारा उपलब्ध अवसर हो, कैसे भी उपलब्ध अवसर हो, उनमें लोगों को क्या मिलनी चाहिए? समानता मिलनी चाहिए। इसमें किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, लिंग, समुदाय, जातिगत किसी भी प्रकार से क्या नहीं होना चाहिए? भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या बता रहे हैं? भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये चीज क्या है? समता है। समता का मतलब क्या हुआ? सभी लोगों को उपलब्ध अवसरों में समानता मिलनी चाहिए। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना होना ही क्या है? समता है। दूसरे की बात करें, सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता का मतलब क्या हुआ? सतत का मतलब हुआ निरंतर। ठीक है, अब देखो सतत पोषणीयता क्या बताता है? इसका आशय अवसरों की उपलब्धता की निरंतरता से है। ठीक है, जो प्रकृति द्वारा उपलब्ध अवसर है, आप प्रकृति से समझिए इस चीज को, जो उपलब्ध अवसर है उनकी निरंतरता। ठीक है, आने वाली पीढ़ी को अवसर की समानता मिले। ठीक है, भविष्य में अब पता है कि मानव में आने वाली पीढ़ी भी है। आज अगर हम संसाधनों का जो उपयोग है वो अनुचित ढंग से करेंगे, या संसाधनों का उपयोग है वो दुरुपयोग करेंगे, उपयोग ना करके उनका दुरुपयोग करेंगे, तो आने वाली पीढ़ी को समस्या देखने को मिल सकती है, या हो सकता है वो संसाधन आने वाली पीढ़ी को देखने को मिले ही। हाँ, संसाधनों की निरंतरता आवश्यक है, लेकिन इस चीज का भी ध्यान रखना आवश्यक है कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी है वो भी उन अवसरों का क्या उठा सके? फायदा उठा सके। ठीक है, अतः मानव संसाधनों का उपयोग भविष्य को देखकर किया जाना चाहिए। अवसरों का दुरुपयोग आने वाली पीढ़ी के लिए अवसरों को कम कर सकता है। ठीक है, संसाधनों का उपयोग दुरुपयोग संसाधनों का दुरुपयोग आने वाली पीढ़ी के अवसरों को कम कर सकता है। ये सतत पोषणीयता। तीसरी अगर हम बात करें उत्पादकता की, तो उत्पादकता से मतलब है मानव की क्षमताओं को बढ़ाना। मानव की क्षमताओं को बढ़ाना ताकि मानव क्या है? अपना विकास कर सके और मानव श्रम के महत्व को समझ सके। ठीक है, इसका अर्थ से मानव क्षमताओं को बढ़ाकर उनका विकास करना है। ठीक है, लोगों की ज्ञान में वृद्धि करना। अपना विकास कब होगा? जब वह अपने मानव श्रम की कीमत को समझेगा, अपनी क्षमताओं को समझेगा। ठीक है, तो उनके ज्ञान में वृद्धि करना तथा मानव श्रम के महत्व को समझाना कि कितना इंपॉर्टेंट है मानव श्रम। ठीक है, आप जो मेहनत करते हो उसके पीछे कितना लाभ छिपा हुआ है। ये सब चीजों को उत्पादकता जो स्तंभ है इसके आधार पर माना जा सकता है। उसके बाद में बात करूं सशक्तिकरण की, तो ये सशक्तिकरण क्या है? देखिए बहुत गौर से, सशक्तिकरण इसमें समाज के ऐसे वर्ग आते, कौन से वर्ग आते हैं? जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हो। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए, उन लोगों को आगे लेकर आना। क्योंकि अब देखो संसाधनों तक पहुंच है या उपलब्ध अवसर है, अब ऐसे लोग ऐसी स्थिति में वंचित रह जाते हैं, इनके पास वो संसाधन है या फिर आर्थिक संसाधन है या कोई भी प्रकार की सरकार द्वारा कोई भी योजना है, वो इन लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। तो ऐसे में उस देश का क्या नहीं होता है? विकास नहीं होता है। और विकास होने का मतलब एक व्यक्ति या दो व्यक्ति या 10 व्यक्ति से नहीं है, बल्कि पूरा देश विकास करे, इसके लिए ऐसे स्तंभों को बनाया गया है। तो ऐसे वर्गों को मजबूत करना है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हों, अर्थात उनका विकास करना है। तो हमने 4 स्तंभों की बात के उपागमों की, क्योंकि हमने बात कर ली स्तंभों की, ये आधार हो सकते हैं। यानी अब भी कौन से स्रोत हो सकती हैं जिनके आधार पर मानव का विकास हो सकता है? ये फिर स्रोतों की बात करेंगे। ठीक है, कौन कौन से स्रोत है? सबसे पहले आय उपागम। 4 उपागम है, 4 स्तंभ है, दोनों को अलग अलग आधारों पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है आय उपागम। आय व्यक्ति की प्राचीन आवश्यकता है और महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ठीक है, इसमें मानव को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। आय उपागम में क्या है?
ये देखो आय उपागम, आय का मतलब हुआ धन, इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति, इसके साथ मानव को जोड़कर देखा जाता है, आय के साथ मानव को जोड़कर देखा जाता है। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है उसका मानव विकास का स्तर भी उच्च होता है। ठीक है, जिन देशों में प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है उन देशों का मानव विकास भी क्या है, उच्च होता है। आय उपागम को एक बार फिर देख ले, ये उपागम सबसे प्राचीन उपागम है और सबसे महत्वपूर्ण उपागम। मानव विकास को मानव आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। इसको किसके साथ जोड़कर देखा है, मानव की आय के साथ। जिस देश की या जिस व्यक्ति की प्रति व्यक्ति अधिक होती है उस देश का मानव विकास स्तर है वो भी उच्च होता है। ये पहला उपागम हमने देख लिया, आय उपागम। अब दूसरा उपागम की तरफ चलते हैं, कल्याण उपागम। ठीक है, यह मानव को लाभार्थी व विकासात्मक गतिविधियों से जोड़कर देखता है। ठीक है, कल्याण उपागम यानी मनुष्यों का कल्याण करना है, व्यक्तियों का कल्याण करना है, लोगों को कल्याण करना है। इसके लिए लाभार्थी और विकासात्मक गतिविधियों से जोड़कर लोगों को देखा जाता है। और यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा पर सरकार के वैसे है, यानी सरकार कितना व्यय करती है लोगों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए, लोगों तक स्वच्छता कार्यक्रम पहुंचाने के लिए, या लोगों तक स्वास्थ्य पहुंचाने के लिए, सुविधा पहुंचाने के लिए कितना प्रयास करती है, सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार है वो लोगों पर कितना व्यय करती है, कितना खर्च, ये कल्याण उपागम के अंतर्गत आ गया है। अब बात करें आधारभूत आवश्यकता उपागम की, तो व्यक्ति की आधारभूत आवश्यकता, प्राचीन काल में हम बोलते थे, हमेशा से बोलते आ रहे हैं, सुना होगा आपने कि व्यक्ति की 3 मूलभूत आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान। क्या इन आवश्यकताओं से व्यक्ति की सभी सुविधाएं पूरी हो सकती है, आधारभूत आवश्यकताएं पूरी हो सकती है? नहीं, इसने मानव विकास में 6 मूलभूत आवश्यकताएं मानी गई है। आधारभूत आवश्यकता उपागम कहता है मानव की 6 मूलभूत आवश्यकता है। कौन कौन सी? शिक्षा, शिक्षा आज मानव विकास के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण घटक है। दूसरा है स्वास्थ्य, व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो वह कार्य करेगा, कोई भी काम करेगा तो वह अपना विकास कर सकता है। इसके अलावा भोजन, इसके अलावा जलापूर्ति, इसके अलावा आवास, इसके अलावा स्वच्छता। तो ये 6 चीजें हैं, इनको सम्मिलित किया गया है किसके अंदर, आधारभूत आवश्यकता उपागम के अंतर्गत इन 6 चीजों को शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, ये क्षमता उपागम। एक प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जो भी मानव विकास से संबंधित सूचकांक है उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो ये इनका संबंध क्षमता उपागम के साथ, प्रोफेसर अमर्त्य सेन का। ये इसमें मानवीय क्षमताओं का निर्धारण करना है, मानवीय क्षमताओं का निर्धारण करना है तथा लोगों की संसाधनों तक पहुंच को बढ़ाना है। क्षमता उपागम क्या कहता है, किसके साथ संबंध है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन के साथ क्षमता उपागम का संबंध। ये मानवीय क्षमताओं को बढ़ाता है और लोगों को संसाधनों तक पहुंचाता है। ठीक है, तो अब आगे की बात करते हैं हम मानव विकास के स्तर और उनके स्कोर की। ठीक है, कि देखिए वैसे मानव विकास के स्तर को मापने के लिए एक इकाई रखी गई है 0 से 1 के बीच का। ठीक है, 0 से 1 के बीच का जो स्तर को मापने की एक इकाई रखी गई है। ठीक है, तो इसके आधार पर जो अति उच्च मानव विकास का स्कोर है वो अगर 0.800 से लेकर 0.800 से लेकर 1 तक हो या 0.999 तक हो तो उसको अति उच्च मानव स्तर में रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद में बात करूं उच्च की, तो उच्च का जो स्कोर है वो 0.701 से 0.799 तक है। उच्च का जो स्कोर है वो 0.701 से 0.799 तक रखा गया है। उसके बाद में मैं मध्यम मानव विकास के स्तर की बात करूं तो 0.550 से 0.700, ठीक है, ये स्कोर रखा गया है। निम्न स्तर की बात करूं, निम्न विकास मानव स्तर की बात करूं तो 0.549 से नीचे, ठीक है, 0.550 या 49 से नीचे का जो स्कोर होता है वो निम्न मानव विकास के स्तर में गिना जाता है। अब बात करें हम मानव विकास के मापन की। ठीक है, किस प्रकार से मानव विकास का मापन किया जाता है, इसके लिए 3 आधारों को चुना गया, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच को। सबसे पहले हम देखें स्वास्थ्य।